नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महायुति गठबंधन महाराष्ट्र में है और इस गठबंधन के 3 प्रमुख नेता हैं, सीएम एकनाथ शिंदे और 2 डेप्यूटी सीएम यानी देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार। अब इन तीनों ही नेताओं में एक नेता ऐसे हैं जो पिछले 1 महीने से एक अलग ट्रैक पकड़े हुए हैं उन्होंने, और वो है अजीत पवार। जब से लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए हैं, अजीत पवार ने बैठकें की, मंथन किया और उसके बाद उन्होंने एक अलग ट्रैक पकड़ा। आप देखिए कि जब से मॉनसून सत्र में उन्होंने स्कीमों का अनाउंसमेंट किया है, वो अकेले ही जन सम्मान यात्रा पे निकले, जहां उन्होंने महाराष्ट्र की जनता के साथ जो है वो बातचीत की। अब उसके बाद वो बीच में अब इंटरव्यूज भी दे रहे हैं और साथ ही साथ अपने विधायकों के साथ सिद्धिविनायक मंदिर भी जा रहे हैं। इस पे भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, अजीत पवार जो है वो हाल ही में उन्होंने इंटरव्यू दिया है। हालांकि उस इंटरव्यू में उन्होंने फिर से वही बात दोहराई है कि हम चुनाव इसीलिए हारे क्योंकि विपक्ष की तरफ से नैरेटिव सेट किया गया गलत कि हम 400 पार पे अगर आ गए तो संविधान बदल देंगे। अब सभी को पता है कि नैरेटिव विपक्ष ने भले ये मुद्दा उठाया हो एक तरीके से, लेकिन इसकी शुरुआत बीजेपी के नेताओं ने ही की थी कि 400 पार आएंगे तो संविधान बदला जाएगा। बीजेपी के कई नेताओं ने इस बात के बारे में जिक्र किया था। उसके बाद विपक्ष ने इस मुद्दे को उठा लिया। अब नैरेटिव सेट किया हो किसी ने भी, लेकिन इसमें बीजेपी भी या जो भी उनके गठबंधन के दल है वो अपनी गलती भी जो है छुपा नहीं सकते इस मामले में। खैर चलिए, इस स्टेटमेंट के बारे में तो कहते रहते हैं बीजेपी के नेता कि विपक्ष ने किया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अजीत पवार उसके बाद क्या कर रहे हैं। वो जन सम्मान यात्रा करते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपने स्कीम के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि कैसे जो लाडली बहन योजना जो लेके आए हैं उससे महिलाओं को फायदा मिलेगा। अब देखिए, उन्हें पता है कि विधानसभा चुनाव सर पर है और लोकसभा चुनाव के बाद अगर यही स्थिति रहती तो विधानसभा चुनाव में जीतना मुश्किल हो जाता। और इसीलिए अजीत पवार की जो कैंपेनिंग चल रही है उसके पीछे जो लोग हैं, बताया जाता है कि पहले वो कांग्रेस से कैंपेनिंग किया करते थे, अब अजीत पवार के साथ जुड़े हैं, अजीत पवार के लिए कैंपेन कर रहे हैं और उनकी एक अलग इमेज बनाने की कोशिश पूरे महाराष्ट्र में की जा रही है। अब जन सम्मान यात्रा से उन्होंने लोगों से बातचीत की, अपने स्कीम के बारे में बताया कि लाडली बहन योजना कितना फायदेमंद है उनके लिए, ताकि जो एक नाराजगी है, जो एक गुस्सा है, उसको कम किया जा सके और लगे कि महाराष्ट्र की सरकार कुछ कर रही है। उसके बाद हमने देखा कि अभी इंटरव्यूज वो कर रहे हैं, इंटरव्यूज में लगातार अपने सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो बता रहे हैं, लेकिन किसी के खिलाफ बोलने से बच रहे हैं। और ये इसीलिए क्योंकि हमने देखा कि महाराष्ट्र में जब किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो सामने वाला भी मुखर होकर उसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाता है और उसमें इमेज जो है एक तरीके से डाउन होती है और साथ ही साथ एक नेता उलझ के रह जाते हैं। तो शायद उनकी कैंपेनिंग में ये बात उन्हें समझाई गई होगी कि किसी पे आरोप ना लगाएं, क्योंकि अजीत पवार खुद कई आरोप प्रत्यारोपों के घेरे में पहले भी रह चुके हैं। तो जो पूरी मेहनत हो रही है, अगर फिर से ये चीजों में जाते हैं तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी और पूरा का पूरा जो मेहनत है वो पानी में चला जाएगा। तो ये बातें भी वो समझ रहे हैं, शायद इसीलिए किसी पे हमला करने से या किसी के बारे में बोलने से वो कतरा रहा है। अभी देखिए, हाल ही में देवेंद्र फडणवीस ने भी एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने अजीत पवार के बारे में कहा। उनसे पूछा गया कि क्या अजीत पवार के एनसीपी को आपने साथ लेके आए तो क्या गलती की आपने, क्योंकि बहुत सारी बातें उठ रही हैं। हालांकि देवेंद्र फडणवीस इस पर तो उन्होंने यही कहा कि हम सब साथ साथ हैं और कोई गलती वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज और उन्होंने कही कि आप अजीत पवार में बदलाव देखिए कि वो पिछले 40 वर्षों में जिस तरीके से बदले हैं, अभी जिस तरीके से वो सिद्धिविनायक मंदिर गए और मजाकिया अंदाज में कहा अपने विधायकों के साथ में, तो ये बदलाव भी उनके अंदर आया है, तो हमारे साथ है तो ये सारे गुण उनके अंदर आ रहे हैं। कई सारे ये बातें कहते हुए मजाकिया अंदाज में उन्होंने बोला है। तो ये बातें जो मैंने आपको बताई हैं, देखिए लोकसभा चुनाव के बाद ये सारे बदलाव आने ही थे, क्योंकि जो 3 साढ़े 3 महीने का वक्त है, आप देखिए किसी भी नेता के लिए बहुत कम समय होता है कि अगर लोकसभा चुनाव वो हारे हो इस तरीके से 3 महीने में सब कुछ ठीक कर लिया जाए और इतना ठीक कर लिया जाए कि वापस से जीत जाया जाए, तो ये बहुत ही मुश्किल होता है। और इसीलिए अजीत पवार इन दिनों अलग ट्रैक पकड़े हुए हैं, अपनी एक अलग इमेज बना रहे हैं, एक अलग तरीके से वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि इंडिविजुअली, ना कि तीनों नेता साथ में रैली कर रहे हैं, तीनों नेता एक जगह साथ में जा रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं। एक अलग अपनी इमेज बना करके लोगों तक अपनी एक पैठ बना रहे हैं, एक पहुंच बना रहे हैं। क्योंकि जब वो महायुति के साथ आए थे तो उनका मेन काम ही जो था उनकी एनसीपी का, वो ये था कि किसी भी करके शरद पवार को रोका जाए। और इसी चीज में हमने देखा कि इस बार फेल हुए हैं वो लोकसभा चुनाव में और शरद पवार को बिल्कुल भी वो रोक नहीं पाए। अब मुकाबला बड़ा है, क्योंकि अब लड़ाई घर की है, यानी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और सीएम फेस को लेकर के इस बार लड़ाई है। और फिर से इस बार शरद पवार सामने खड़े हैं, जो कि लगातार घेराबंदी पूरी महायुति की कर रहे हैं, न सिर्फ अजीत पवार की बल्कि पूरे महायुति की घेराबंदी वो कर रहे हैं। और ऐसे में अजीत पवार को बहुत जरूरी हो जाता है कि वो अपनी इमेज को इस तरीके से बनाएं
कि वो शरद पवार के सामने अपनी पार्टी को लेके खड़े हो सके, क्योंकि पश्चिमी महाराष्ट्र, जैसे कि मैं बताया, पश्चिमी महाराष्ट्र में जिस तरीके से शरद पवार का दबदबा है, जिस तरीके से शरद पवार को वोट मिलते हैं, उन वोटों को अपनी तरफ लाना अजीत पवार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी इस बार के विधानसभा चुनाव में। और इस बार के विधानसभा चुनाव भी डिसाइड करेंगे कि ये जो नेता, जो मेन पार्टी से जो पहले थी, उसको टूटने के बाद जब दो अलग अलग शिवसेना बनी, दो अलग अलग एनसीपी बनी, तो किस शिवसेना में या किस एनसीपी में ज्यादा दमखम है, इस बार के विधानसभा चुनाव में वो भी सामने आ जाएगा। तो कुल मिलाकर यही है कि अजीत पवार की राजनीति इन दिनों अलग हटके चल रही है, चुनौतियां बड़ी हैं, इसलिए अलग लेवल पर वो राजनीति कर रहे हैं और चाहते नहीं है कि कोई भी जो चीजें हैं, जो उनसे कमी रह गई है, वो छूटे। लेकिन दूसरी तरफ बात करें एनडीए गठबंधन की, तो आप देखिए कि अजीत पवार भले ही अपनी एक अलग इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अपनी पार्टी के नेताओं को दूसरे पार्टी में जाने से वो रोक नहीं पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, उनके अंदर जो तमाम सीनियर्स नेता हैं, वो ये बार बार मांग करते रहते हैं अजीत पवार से कि हमें अपना पक्ष रखना चाहिए। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कम सीटें मिली, उस पर भी असंतोष देखने को मिला। साथ ही साथ जब दिल्ली में जब सरकार बनी वापस से, तो वहां भी जो है कैबिनेट का विस्तार हुआ, तो वहां भी अजीत पवार के सीनियर नेताओं ने ये बात उठाई थी कि सहयोगी दलों के भी नेताओं को कैबिनेट में मंत्री पद मिलना चाहिए। और जब वो भी नहीं हुआ, तो हमने देखा कि जो अजीत पवार की एनसीपी है, उनके कई नेता नाराज हुए थे और अजीत पवार से बार बार ये बात कह रहे थे कि गठबंधन के सामने अपनी बात मजबूती से रखनी चाहिए। और हमने देखा कि विधानसभा चुनाव से पहले कई सारे पार्षद, नेता, विधायक अजीत पवार की पार्टी जो है वो छोड़ छोड़ के शरद पवार की पार्टी में या फिर यूबीटी पक्ष में शामिल हो रहे हैं। और माना जा रहा है कि आने वाले समय में और भी नेता जो है वो शामिल हो सकते हैं। और इसीलिए अजीत पवार ने भी बीच में बयान दिया था कि अगर ऐसा चीजें होती रहती हैं, तो वो नए चेहरों को मौका देंगे अपनी पार्टी से। और ऐसा ही कुछ शरद पवार भी करते दिखाई दे रहे हैं। वो भी कई सारे नए चेहरों को अपने पार्टी से मौका इस बार जो है चुनाव में देने जा रहे हैं। तो लड़ाई काफी कांटे की है और काफी ज्यादा जो है इस बार लड़ाई आमने सामने की है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि शरद पवार जो है वो घेर तो पूरी महायुति को रहे हैं, लेकिन उनके निशाने पर खास तौर से अजीत गुट के, अजीत की पवार के एनसीपी के वो नेता हैं जो उनकी पार्टी को छोड़ के अजीत पवार के साथ मायावती में शामिल हो गए थे, उनसे विद्रोह करके दूसरी पार्टी में चले गए थे। तो शरद पवार उन नेताओं को भी अपने टारगेट पर रखे हुए इस बार विधानसभा चुनाव में कि कैसे भी करके उन्हें हराना है। और इसी रणनीति के तहत शरद पवार अपने कदम आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो लड़ाई काफी दिलचस्प है और देखना होगा कि क्या आने वाले समय में जो शरद पवार हैं वो अजीत पवार की एनसीपी पे भारी पड़ते हैं तो कहां कहां भारी पड़ते हैं, क्योंकि ज्यादातर देखा जाएगा कि इनके कैंडिडेट आमने सामने टकराएंगे। और ऐसा ही कुछ एकनाथ शिंदे की शिवसेना और यूबीटी पक्ष की शिवसेना की तरफ से होगा कि वहां पर जो कैंडिडेट है वो आमने सामने टकराएंगे, यानी शिवसेना बनाम शिवसेना और यहाँ एनसीपी बनाम एनसीपी देखने को मिलने वाला इस बार के विधानसभा चुनाव में। तो देखते हैं, लड़ाई दिलचस्प है और खिचड़ी वाली विधानसभा चुनाव इस बार होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।